नमस्ते, मेरे साथ एक बहुत दिनों बाद डॉक्टर राजीव पकड़ में आए हैं, मैं ये कहूँगा। डॉक्टर साहब को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, मसरूफ़ रहते हैं मरीज़ों के बीच। और मेरे कुछ दर्शकों को शायद मालूम ना हो, डॉक्टर साहब एक बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म बनाने वाले हैं, शॉर्ट फ़िल्म बनाना इनका शगल है। और दूसरा, ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इनको ये पोर्ट्रेट्स बहुत बनाते हैं, उस पोर्ट्रेट की लिस्ट इनकी कुछ 10, 20, 50 लोगों की क्यू लगी रहती है। तो मालूम नहीं मैं अभी क्यू में कहीं पहुँचा हूँ कि नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन एक लंबी क्यू रहती है। डॉक्टर साहब, ये आज इसलिए आपसे बात करना मुझे ज़रूरी लगा कि जी, बरसात का मौसम है और वायरल खूब ठीक से फैला हुआ है। अब हम लोग उसको वायरल बोलते हैं, पहले मियादी बुखार था। जी, दवा एक ही आती है जो हम लोग सब लोग खाते हैं, डोलो आजकल रामबाण जैसी हो गई है। हर घर में डोलो के जी, कई पत्ते दिखाई देंगे और डोलो खा लीजिए, वो बुखार उतर जाता है, फिर वो 8 घंटे 6-8 घंटे बाद चढ़ता है, फिर खा लीजिए और वो कभी 3 दिन, कभी 6 दिन, कभी 4 दिन कुछ अपनी मियाद करके खत्म हो जाता है। ज्यादातर जगहों पे यही है। तो पहले तो जरा ये वायरल जो आजकल चल रहा है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है और ये क्या है, ये मामला आखिर है क्या? इसको जरा जी, बता दीजिए। फिर मेरे पास 2-3 हार्ट अटैक या होल बॉडी टेस्ट इस तरह के भी प्रश्न है, लेकिन पहले केवल वायरल की बात करना है डॉक्टर साहब। जी। ऐसा है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो बरसात का मौसम है, इसमें 2 तरह के फ़ीवर बहुत कॉमन हैं। एक तो टाइफाइड और एक वायरल फ़ीवर। टाइफाइड समहाउ अब कम होता है, इतना नहीं होता। दूसरी बात ये है कि ये बच्चों की डिज़ीज़ है, बड़े लोगों में टाइफाइड कम होता है। और टाइफाइड कभी लखनऊ में एटलीस्ट एपिडेमिक फॉर्म में मैंने इतने साल की प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा कि बहुत एक साथ हजारों बच्चों को हो जाए। तो टाइफाइड तो कभी कभी है, और अगर आप बचना भी आसान है। बचना आसान इसलिए है कि आपको सिर्फ बाहर का खाना खाना बंद करना है और टाइफाइड से आप बच जाएंगे, क्योंकि टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये हवा से नहीं फैलती, ये गंदे खाने और गंदे पानी से फैलती है। तो अगर आपने बाहर का सामान नहीं खाया बरसात में मक्खी की ज्यादा होती है, इसलिए चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने बरसात में नहीं खाया बाहर का खाना, तो टाइफाइड तो नहीं होगा बच्चे को। अब बचा वायरल। वायरल इसलिए कॉमन है क्योंकि वायरल तेजी से इस मौसम में फ्लरिश करता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और ये सांस से फैलने वाली बीमारी है। अब वायरस जो हम लोग पर अटैक करता है, आमतौर से वो माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना ही है। कोरोना वायरस कोई आज की चीज नहीं है कि ये 4 साल पहले जो कोरोना हुआ। कोरोना बहुत पुराना वायरस है। बीच में सन 19 में इसका म्यूटेशन हो गया। ये एक खतरनाक इसने रूप ले लिया। नहीं तो वायरल फीवर क्या होता है कि 4-5 दिन रहता है, उसका उतर जाता है बिना कोई खास प्रॉब्लम के। कभी कभी वेरी रेयरली ऐसा होता है कि उससे कोई प्रॉब्लम हो जाए। वो अलग बात है कि जो अभी बार जो एपिडेमिक आया उसमें बहुत लोगों को लंग पकड़ लिया, उसने डेथ हो गई लोगों की। लेकिन आमतौर से वायरस में ये सब नहीं होता। तो वायरस की एक पहचान ये है कि ये अचानक आता है। मतलब कि वो आदमी कहेगा, आपके पास जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम बस चले आ रहे थे और बस गर्मी बहुत लगी तो हमने नहा लिया, उसके बाद अचानक 104 डिग्री फीवर चढ़ गया। तो ये जो अचानक 130, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वो वायरल होता है। कुछ साल पहले तक हम लोग वायरस से नहीं डरते थे। मेरा पूरा प्रैक्टिस कैरियर बीत गया, मैं रेलवे में नौकरी करता था, वो नौकरी बीत गई, कोई वायरस से नहीं डरता था। और हम लोगों का ये था कि अरे जाइए 3-4 दिन आराम करिए, जो आप जैसा आप कह रहे थे, डोलो डोलो में पैरासिटामॉल है, जी। पैरासिटामॉल खाते रहिए और 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी 2 ट्रेंड नए फैल गए वायरस में। एक तो ये है, पहली बात, कि ये खतरनाक हो गया। ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेन में हो जाए या लंग्स इन्वॉल्व हो जाए। और दूसरा ये है कि कभी-कभी ये डेंगू होता है, डेंगू वायरस है, जो कि मच्छर से अच्छा। फैलता है। तो डेंगू के वायरस में और कोरोना वायरस में हम लोग क्लिनिकली फ़र्क नहीं कर पाते। तो या तो टेस्ट करा लीजिए डेंगू का, और या तो चौथे दिन अगर फ़ीवर ना उतरे, तो प्लेटलेट काउंट ज़रूर करा लीजिए। ये 2 4 प्रिकॉशन दिन मैं बाद, बताना चाहता हूँ। 4 दिन 4 बाद। दिन बाद, 3rd डे और 4th डे। क्योंकि प्लेटलेट पहले दिन नहीं गिरेगी, उसको गिरने में भी 2 दिन लगेगा। तो तीसरे दिन कराइए, पहले दिन मत कराइए। तीसरे जी। दिन आप प्लेटलेट कराइए, फिर चौथे दिन कराइए, और फिर जब तक फ़ीवर ना उतरे, तब तक रोज़ कराइए। अगर जी। आम तौर से फ़ीवर 6 दिन में उतर जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया कभी-कभी 8 या 9 दिन लग जाते हैं।
तो ये है। और खाना आप सामान्य रूप से खाते रहें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो मीठी चीज ज्यादा लें। वायरस में जो इन्फेक्शन होता है वो ग्लूकोज खाता है, जैसे बैक्टीरिया ओ, प्रोटीन खाता है वैसे ही वायरस ग्लूकोज खाता है, तो आपको ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता है। तो मीठी चीज खाइए, पानी खूब पीजिए, तो आपका बचाव हो सकता है। और हमारी बात ये याद रखिएगा मेरी कि जी प्लेटलेट काउंट जो है वो होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेटलेट अचानक कम हो गई और आपने नहीं कराई जांच, तो फिर नाक से या कहीं शरीर में कहीं जी भी जी ब्लीडिंग हो जी सकती है। तो जी अगर वो पता चल मैं जाएगा डॉक्टर तो जी डॉक्टर साहब, बहुत छोटे छोटे दो मेरे, मुझे भी जैसा अभी एक दिन एक वायरल हो गया कहीं, और फिर ये हुआ कि बस लेटर हो, वो जो आप लोगों ने इतना ट्रेनिंग हम लोगों को भी बता दिया है, लेटर है। उस बीच मैं नहाया नहीं, तो मेरा एक दोस्त है, वो भी जो आप जानते हैं, डॉक्टर पुनीत मोहन, उसका फोन ऐसे आया, हमने कहा यार नहाए, अरे उसने कहा क्यों नहीं नहाए, कहा भाभी जी को बता दो कि नहाना से तुम्हारा थर्मोस्टेट ठीक होगा, तो नहाने से मत घबराओ। अरे हमने कहा भाई, ना, तो ये जरा बता दिए, नहाना चाहिए अगर 102 103 बुखार है, घर में कहा नहीं जाता नहीं नहाओ बिल्कुल मत नहाना। नहाओ। जी, तो देखिए ये जरा समझा दीजिए। मेडिकल लाइन में नहाना कभी नहीं मना है। ये है कि अगर पेशेंट बहुत बीमार है तो वो खुद ना नहाए, दूसरे से नहलवाए अपने को। अगर वो जी भर्ती है तो सिस्टर नहलवाएंगी, नर्स। और अगर घर में है तो कोई घर में सहायता करने के होगा, तो वो, क्योंकि शक्ति नहीं रह जाती कि आदमी साबुन लगाए और मग से पानी अपने ऊपर उल्टे। लेकिन नहाना किसी भी बीमारी में मना नहीं है, नहाना तो है ही है, नहाना है रोज ना, ठीक, चाहे जाड़ा भी हो तब। चलिए तो ये कोई प्रॉब्लम। ठीक, ये आपने अच्छी बात बताई। और इसका कोई वायरल का रोकथाम हो सकता है? लोग कहते हैं कि भाई भीड़ में चले गए, आजकल ये कहा जा रहा है मास्क अब लगा के घूमिए। देखिए, भारत सरकार ने एक वैक्सीन निकाली है, तो वो वैक्सीन कोरोना के अगेंस्ट है। और एक इन्फ्लुएंजा वायरस की जो पहले हुआ करता था, जब ये कोरोना नहीं आया था तब भी वायरस की एक वैक्सीन थी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो आप जी इन दोनों वैक्सीन में से कोई वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन फिर लगवाना पड़ेगा आपको मई में या जून में, क्योंकि 1 महीने उसका असर आने में लग जाएगा। तो हम लोग लगवाते हैं हर साल, खासतौर से ठीक उनको जो एजेड हैं और वीक हैं, किसी को डायबिटीज है, जो कि हम मान के चलते हैं कि बीमारी को बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त नहीं करवाएंगे, तो उनको हम लोग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा देते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ठीक मार्केट में अवेलेबल है, और जो भारत सरकार ने नई वाली निकाली है वो दोनों भी हैं। जी। जी जी डॉक्टर साहब, हाँ, अगर उसमें कहीं ये लिखा होगा कि ये बूढ़े लोग लगवाएंगे, तो आधी आबादी तो नहीं लगवाएगी, आधी आबादी में भी कुछ लोगों को मुश्किल होगी ये कहना कि अगर क्वालिफाई कर देंगे बूढ़े लोग। खैर डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और बता दीजिए, क्योंकि उसको मैं एक हार्ट अटैक पे, उससे पहले एक आजकल नया है, और बहुत लोग कहते हैं, खूब ऐड आते हैं, आप व्हाट्सएप खोलिए, फेसबुक, की होल बॉडी चेकअप, होल बॉडी चेकअप। तो ये होल बॉडी चेकअप क्या है? मतलब ये उसमें आता है कि इतने टेस्ट इतने में, 10 टेस्ट इतने में, 50 टेस्ट इतने में, तो हम क्या क्या टेस्ट कर, वो ये होल बॉडी चेकअप है क्या, और तो इसमें क्या? हम्म, जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल मैं इस पे बहुत दिनों से बात करना चाह रहा हूँ। जी पहली बात तो ये कि मुझे सबसे बड़ा ऐतराज वो ये है कि ये होल बॉडी चेकअप नहीं है। जो होल बॉडी चेकअप जिसके नाम से ये करीब 9, 10, 15 टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या वो उन्होंने उसमें कैंसर कोलन का टेस्ट किया? क्या उन्होंने सर्विक्स कैंसर का टेस्ट किया? क्या उन्होंने अल्जाइमर की शुरू स्टेज टेस्ट की? इसलिए ये बात बेकार है कि ये होल बॉडी टेस्ट है। होल बॉडी टेस्ट इस तरह इतना आसान नहीं है करवाना। आप कुछ ब्लड की जांच को अगर होल बॉडी टेस्ट करने लगते हैं और इस तरह मिसगाइड करते हैं, इससे क्या होता है कि एक तो उसके पैसे खर्च हुए, जबकि उसको उस टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंट भी हो गया कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो टेस्ट का न किया गया वो बीमारी हो। सारे टेस्ट नहीं हो सकते, सारे टेस्ट करोड़ों रुपए में होंगे सर। सारे टेस्ट बॉडी के कराए भी नहीं जाते, सिम्टम देख के, एज देख करके। अब आप हमें ये बताइए, किसी को जॉन्डिस नहीं है, ये तो आप सिंपल सीरम बिलिरुबिन करके भी पता लगा सकते हैं। जब जॉन्डिस ही नहीं है उसको, उसका लिवर ठीक है, तो उसमें हेपेटाइटिस ए बी सी करके क्या होगा, वो पहले से बताया कि नहीं। तो ये होल ये बॉडी टेस्ट को मैं एक फ्रॉड मानता हूँ। इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर बैन भी होना चाहिए कि कम से कम और कुछ काम करें ना करें, उसे होल बॉडी टेस्ट कहना बंद कर, उसको जी कहना चाहिए फ्यू टेस्ट, फ्यू जनरल टेस्ट ऑफ द बॉडी। ये बेटर जी टर्म होगा।
जी जी। मैं डॉक्टर साहब इसमें 2 चीजें बता दूं ऑन अ लाइटर साइड। मेरे ख्याल में ये टेस्ट कराने से पहले दिमाग का टेस्ट भी अगर कहीं से होता हो तो वो पहले कराना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों का दिमागी फितूर इसमें होता है। बहुत सी परेशानी गूगल से हुई। लोगों ने लोगों ने गूगल पढ़ा। अगर आप किसी दवा का साइड इफेक्ट देखना चाहते हैं, किसी दवा का, तो आप जैसे ही गूगल पे टाइप करेंगे तो उसमें आखिरी जो निकलेगा कि समटाइम्स इट मे कॉज अ वेरी सीरियस साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग डेथ। तो डेथ तो एस्पिरिन खाने में भी हो सकती है। एस्पिरिन खाने से डेथ रिकमेंड मतलब वो है, मालूम है हम लोगों को कैसा होता है। लेकिन हर चीज की एक प्रोबेबिलिटी, हम जानते हैं कि सिलेंडर फट जाता है गैस का, लेकिन घर में सिलेंडर यूज करते हैं। हम जानते हैं कि हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी सबसे सेफ चीज है हवाई जहाज। तो हवाई जहाज में बैठते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो एक्सीडेंट का डर होता है। ठीक उसी तरीके से उतनी ही रेयर पॉसिबिलिटी होती है जिसको बढ़ा चढ़ा करके लोग समझने लगते हैं गूगल पढ़ने के लिए। गूगल ये नहीं बताता कि कितने परसेंट केस में ऐसा होता है। तो ये गूगल की वजह से क्या होता है कि लोग डर जाते हैं, और डरने के कारण उनको हर सिम्टम जो गूगल में बताया गया है, उनको लगने लगता है कि मुझे टीबी हो गई, उनको लगने लगता है मुझे नर्वस सिस्टम की कोई वीकनेस हो गई। तो इस कारण भी बहुत ऑल बॉडी टेस्ट, होल बॉडी टेस्ट का जो ये चला है चलन, वो बहुत कुछ जनता की वजह से भी है कि उन्होंने गूगल पढ़ करके और ये इस तरह का विचार उनके मन में आए और पैनिक फैल गया। डॉक्टर साहब मैं जी एक चीज और जरा समझ लूं, एज से, क्योंकि एक चीज ये तय बात है कि एक एज के साथ बहुत सी चीजें आप उसके आपकी बॉडी उसको और ठीक कर लेती है। जी आपके हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टेस्ट की, और बेसिक 4-5 टेस्ट आपको 60 साल की उम्र के बाद, जी 60 के बिल्कुल। बाद और कौन से कराने देखिए, चाहिए? 2 टेस्ट ऐसे हैं जो अर्ली कराने हैं आजकल। हम लोग जब पढ़ते थे, जब मेडिकल कॉलेज में, आज से 50 साल पहले, तो वो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तीनों करीब-करीब 45 ईयर और उसके बाद की बीमारी। तो उस समय कहा जाता था कि जब आप 40 साल के हों, तो आप हर 6 महीने में अपना ब्लड शुगर कराएँ और हर 1-2 महीने पर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएँ। ये एक एडवाइस की जाती थी, और महिलाओं को एडवाइस किया जाता था कि आप अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन कर लें, और सर्विक्स, क्योंकि ये दोनों कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्विक्स का एग्ज़ामिनेशन हर 6 महीने में 1 साल में करा लें। ये एक रिकमेंडेशन था। अभी पिछले 15 साल में क्या हुआ कि ये ग्राफ तेज़ी से नीचे गिरा एज में। अब बहुत कम एज के लोगों को हार्ट अटैक होने लगा, बहुत कम एज के लोगों को डायबिटीज होने लगी, और बहुत कम एज के लोग हाइपरटेंशन का शिकार होने लगे। ये एक बहुत बार मैंने आपसे चर्चा किया है कि ये खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की, खास तौर से, बल्कि पूरे वर्ल्ड की है, लेकिन इंडिया की भी है। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई ये काम 30 साल से शुरू कर देना चाहिए, कि डायबिटीज की जांच हर 6 महीने पर, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, और डायबिटीज इतनी ज्यादा कि घर में कोई ना कोई, अगर वो मदर फादर को नहीं होगा तो आपके चाचा को होगा या मामा को होगा। तो अगर ऐसा भी है तो आपको 30 साल के बाद डायबिटीज का टेस्ट और ब्लड प्रेशर का टेस्ट करा लेना चाहिए हर 6 महीने में। बस ये 2 टेस्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, और अगर इसमें कोई गड़बड़ आए तब तो डॉक्टर के पास जाइए, तब तो डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल भी कराएंगे, ये भी कराएंगे। दूसरा टेस्ट है, जब 50 साल या 45 साल के ऊपर आप हो जाएं, तो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगती है, और कभी-कभी उसमें कैंसर हो जाता है। ये कैंसर अगर समय से पता चल जाए, तो इसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट, यानी आपका प्रोस्टेट कैंसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया गया। तो 50 साल के बाद हम लोग 2 रिकमेंडेशन करते हैं। एक तो पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये खून से होती है जाँच। 50 साल बाद ये करा लें। ओरल कैविटी को अपने ठीक से देख लें कि कहीं कोई छाला तो नहीं है जो नहीं ठीक हो रहा है। और एक और टेस्ट रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने कोलन की जांच भी प्रोक्टोस्कोपी से कराएंगे, क्योंकि ये दूसरा कैंसर है आदमियों में जो होता है कॉमन, ओरल कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर और कोलन कैंसर। तो कोलन के लिए प्रोक्टोस्कोपी से देख लें कि उसमें वो ठीक ठाक है या नहीं। अगर उसमें पॉलिप्स होते हैं तो पॉलिप भी कभी कभी कैंसर में बदल जाते हैं। तो जिनके कोलन में पॉलिप हैं उनको फिर जल्दी जल्दी हर 6 महीने या 1 साल बाद प्रोक्टोस्कोपी करानी पड़ती है। प्रोक्टोस्कोपी से लोग बचना चाहते हैं, हालांकि वो पेनलेस है, लेकिन फिर भी। तो ये टेस्ट खाली जी रिकमेंडेड है कि पहले आप 30 साल की उम्र से
अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच कराइए। अगर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में कुछ ज्यादा है तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल कराइए। और अगर 50 साल के हो गए हैं आप, तो आप प्रोस्टेट कराइए, कोलोनोस्कोपी कराइए, और महिलाएं जो हैं वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 40 साल के बाद, और अपना सर्विक्स का स्वाब लिया जाता है। तो वो लेडी डॉक्टर जी पास जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अस्पतालों में। जी 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 जी, जी तो डॉक्टर ये साहब, मैं टेस्ट एक जरूरी बस मैं चलते चलते एक चीज और पूछ लूं। है। आपने उसको हालांकि कह दिया है कि अब यंगस्टर्स में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है। क्या इसका कोई डाइट से भी लेना देना है? क्योंकि आजकल ये हम सब लोग के घर में, हमें बिल्कुल ठीक से याद है, पहले साल 2 साल में एक बार रेस्टोरेंट आप जाते थे, साल 2 साल में। अब ये ऑर्डर ऑफ द डे है, मतलब कोई हफ्ता ऐसा नहीं निकलता है एक एवरेज मध्यम वर्गीय शहर में रहने वाले परिवार में जो वो रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाए। बाकी सामान तो आ ही रहा है, ब्लिंकेट और क्या क्या आ जाने से। इस पे क्या जो जो हार्ट इससे अटैक बस उसको जी, जी इस पर 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो जो खान-पान में फ़ास्ट फूड है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो कि जैसे मैदे में नहीं होते लेकिन आटे में होते हैं, क्योंकि गेहूँ के छिलके में, आम तौर से चीज़ों के छिलके में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करके एक चीज़ होती है। वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं माइक्रो, बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन वो बॉडी को बहुत ठीक से बचाते हैं इन चीज़ों से। और वो अब खाने में गायब होने लगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर के फूड में वो गायब। तो एक तो बाहर के फूड की वजह से, और दूसरा आनंद वर्धन जी, इस बात के लिए आप एक अलग अपनी तरफ से कोई एक प्रोग्राम करिएगा कि बच्चों में जो ये मोबाइल देखने की प्रचलन है, वो घंटों मोबाइल मोबाइल देखते हैं, उससे उनका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जा रहा है। इससे मानसिक स्वास्थ्य भी चला जाता है। ब्रेन की कुछ समझने और लर्न करने की कैपेसिटी बहुत तेजी से नीचे होती है अगर केवल पैसिव फीडिंग उसको दिया जाए, लाइक मोबाइल। तो मोबाइल से जितना नुकसान हो रहा है, ये 2 कॉज़ हैं कि लोग बिल्कुल चल फिर नहीं रहे हैं, कोई फिजिकल खेल नहीं खेल रहे हैं, और उनका फास्ट, ये 2 मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक बढ़ रहा है। इसमें जी इसके कुछ दिन बाद अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो डायबिटीज है वो तो है, कोई बच्चा ठीक से पढ़ ही नहीं पाएगा, और हमारे पास एक्यूट शॉर्टेज होगी ज्ञानी लोग, यानी ज्ञान खत्म हो जाएगा इस चक्कर में। कोई कायदे का डॉक्टर नहीं हुआ, कोई कायदे का इंजीनियर नहीं हुआ। तो ये चीज़ को तुरंत सरकार को कोई बैन लगाएँ या घर में बैन लगाएँ। ये बहुत गलत। पिक्चर देख लीजिए आप, पिक्चर देख लीजिए, लगातार जो घंटों 2-2 घंटे बैठ के बिस्तर में जो रील देखी जा रही है, ये बहुत ही खराब ट्रेंड है और वो बहुत डेंजरस है। इसको जितना ध्यान देना चाहिए उतना शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो अस्पताल में हूँ, हालत ये जी है कि 8 साल के बच्चों को एपिलेप्सी होने लगी, वो चलने में अक्षम हो गए, चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने खाना बनाते समय बच्चा रोए ना, तो उसको एक मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल की लत सिगरेट और शराब से ज़्यादा खतरनाक। तो ये मैं कहना जी चाहूँगा, जी ये मैं डॉक्टर कारण साहब इस पे एक अलग से हम लोग इसलिए कर लें क्योंकि ये एक जिम्मेदारी भी है। और मैं जी। दूसरे के घर में क्या कहें, हम सबके घर में हुँ, माँ खाना बनाना नहीं, नौकर चाकर सब हैं, कोई हेल्प वेल्प सब हैं, लेकिन बच्चा खाना खाते समय बिना उसके नहीं देख खाना खाएगा। तो वो हाँ, उसके लिए भी अब दे दिया जाने लगा, और ये हर घर में हो रहा है। ये कोई हाँ, एक्सेप्शन की अगर बात मैं नहीं कर रहा। तो मुझे ना, लगता है कि एक दिन इस पे केवल अलग से हम लोग केवल इसी पे बात कर ये लेंगे। अलग से चर्चा करना चाहिए इस पे, और इसमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए कि कैसे छुड़वाओ। मैंने देखा लोग रेस्टोरेंट में भी खाने गए हैं, 4 लोग, 2 बच्चे, माँ-बाप, तो हर एक अपना मोबाइल देख रहा है, वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। इससे एक तो ह्यूमन इंटरैक्शन कम हो गया। ह्यूमन इंटरैक्शन बहुत चीज़ें सिखाता है आदमी, वो एक चीज़ नहीं सिखाता। वो दुनिया में जीने का तरीका है कि हम कैसे किससे बात करते हैं, कैसे शिष्टाचार क्या कहता है, कौन-सी बात नहीं कहनी है। बुरा लगने पर भी चुप रह जाना, ये सब सीखता है बच्चा धीरे-धीरे अपने लोगों से बात करके, दोस्तों से बात करके। और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है कि जब आप खेल खेलते हैं और उसमें आपकी हार हो जाती है, तो आपकी आदत पड़ती है कि हाँ, जीवन में हार भी होती है। अब जो बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं होता, क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग है एक तरह। खेल में हार होना बचपन में, कि आप खेल रहे थे गिल्ली-डंडा और हार गए, आप लूडो खेल रहे थे और हार गए। तो एक अजीब-सा दुःख होता है बच्चे को, लेकिन उसको वो ये बर्दाश्त करना आ जाता है धीरे-धीरे कि नहीं, इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं। ये साइकोलॉजी में इसको फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कहते हैं।
फ्रस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जी उसका टॉलरेंस गया। ये चीज जी जी उसके ऊपर तो डॉक्टर बहुत साहब, ध्यान जब देना आप चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने एक फिगर दी थी, मैंने ऐसे ही उसको कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मेरे लिए भी, जब आपने कहा कि हवाई जहाज सबसे सेफ ट्रेवल है, मैंने फिगर निकाली 2024 में कुल 5 बिलियन लोग हवाई जहाज से चले थे, करीब 500 जी, करोड़। तो पर डे का एवरेज आया था 1 करोड़ 37 लाख लोग रोज चले थे। रोज चले। और कुल लोग जो जिनकी जान गई है, कुल 2024 में एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के द्वारा जिनकी जान गई है, जो वो 335 या 40 लोग हैं। जी, और ये आता है 4 मतलब 0.00001%। जी, ये सेफ्टी का लेवल है, क्योंकि आजकल मैंने इस बात को मैंने इसलिए कहा कि आपने अच्छा किया इसको कर दिया, क्योंकि ऑल इंडिया एयर इंडिया के एक्सीडेंट के बाद मेरे आपके घर में भी लोग अब कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, हवाई हाँ। जहाज से नहीं। मेरा तो एयर इंडिया से जहाज से उसी के 4 नहीं, दिन बाद दिल्ली से। सड़क की यात्रा बहुत खतरनाक है, रेल की यात्रा उससे कम खतरनाक है, और एरोप्लेन की यात्रा अभी भी बहुत सेफ है। और अब तो सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं वैसे, ये देखने के लिए कि भाई रख-रखाव उसका ठीक हो, पायलट स्ट्रेस में ना हो, बहुत देर देर तक ना वो हवाई जहाज चलाए, इस तरह की बातें। और जी एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि एरोड्रोम के आस-पास जो आबादी बढ़ गई, तो वो तो पहले सन्नाटे में था, तो जी आबादी वहाँ पहुँच गई, तो उसकी वजह से पक्षी पहुँच गए, उसकी वजह से बड़ी बिल्डिंग पहुँच गई, ये एक खतरा ज़रूर है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए। और अब उम्मीद है कि अब इस बार हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ जी, मिलते बिल्कुल। रहेंगे, क्योंकि लोगों को आपके कार्यक्रम का इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।